आरती और मोहन के घर नन्हे मेहमान की किलकारियां जल्द ही गूंजने वाली थीं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बेसब्री से अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। आरती का पति मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। हालांकि उसकी आमदनी कम थी, लेकिन फिर भी वो अपनी गर्भवती पत्नी आरती का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। फिर कुछ महीने बीतने के बाद आरती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी ने अपनी बेटी का नाम रखा सिंड्रेला। जन्म से ही सिंड्रेला बहुत ही सुंदर थी। झील सी नीली आंखें और सुंदर बाल सबका मन मोह लेती थी। धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी हो रही थी, लेकिन उसके बाल दुगनी तेजी से बढ़ रहे थे। उसके बाल गाँव में रह रही बाकी लड़कियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सुंदर और लंबे थे। देखते ही देखते सिंड्रेला 12 वर्ष की हो गई। इतना ही नहीं, उसके बालों की लंबाई भी काफी बढ़ गई। एक दिन सिंड्रेला के माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। सुनो जी, हमारी सिंड्रेला अब बड़ी हो रही है, साथ ही घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। इतने कम पैसों में हम अपनी बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई काम कर लूँ। लेकिन आरती, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। तुम इस हालत में भला काम कैसे करोगी? रहने दो, तुम घर और बेटी की देखभाल करो। मैं फैक्ट्री में ओवर टाइम कर लिया करूँगा। आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे सिलाई करनी तो आती ही है, मैं घर बैठकर सिलाई का काम शुरू करूँगी। अच्छा ठीक है सिंड्रेला की माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। आरती ने अपनी बेटी की जरूरतें और पति की मदद करने के लिए घर पर ही कपड़े सिलना शुरू कर दिया। हालांकि आरती ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, पर वो इस बात से संतुष्ट थी कि अब उसे अपनी बेटी की छोटी छोटी जरूरतों का सामान खरीदते वक्त सोचना नहीं पड़ेगा। एक दिन आरती बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही थी कि तभी सिंड्रेला बोली, माँ, मैं भी आपके संग बाजार चलूंगी। अरे नहीं बेटा, बाजार बहुत दूर है, तुम चलते चलते थक जाओगी। तुम घर पर ही रहो और आराम करो। ओ मेरी प्यारी माँ, मैं घर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना प्लीज माँ। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। इसके बाद आरती अपनी बेटी सिंड्रेला को लेकर बाजार जाने के लिए निकल पड़ी। बाजार पहुंचने के बाद आरती ने घर का कुछ सामान खरीदा। तभी सिंड्रेला की नजर एक आदमी पर गई, जिसके पास पिंजरे में बंद एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। उस चिड़िया को देख सिंड्रेला अपनी माँ आरती से बोली, माँ, मुझे वो चिड़िया चाहिए। बेटा, तुम चिड़िया का क्या करोगी? तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें दुकान से दिला देती हूँ। नहीं माँ, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे बस वही प्यारी सी चिड़िया चाहिए, प्लीज दिला दो ना मेरी अच्छी माँ। अपनी बेटी की जिद के आगे आरती की एक ना चली और वो चिड़िया खरीद लेती है। सिंड्रेला रंग बिरंगी चिड़िया पाकर बहुत खुश होती है। घर पहुंचकर सिंड्रेला ने चिड़िया को बाजरे के दाने और पीने को पानी दिया। अब सिंड्रेला ज्यादातर समय चिड़िया के साथ बिताया करती। एक दिन की बात है, सिंड्रेला के बाल इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो जमीन को छूने लगे। अब सिंड्रेला को अपने बाल संभालने में दिक्कत हो रही थी। फिर वो अपनी माँ आरती से बोली, माँ कुछ करो ना, मुझसे बाल संभाले नहीं जा रहे। बेटा तुम परेशान मत हो, इस परेशानी का हल है मेरे पास। रुको, मैं पहले तुम्हारे बापू को बुलाती हूँ। सुनिए जी, जल्दी यहाँ आइए, सिंड्रेला के बापू। ये कहते हुए आरती अपने पति मोहन को आवाज लगाने लगी। तभी मोहन कमरे से बाहर आते हुए बोला, अरे क्या हुआ भाग्यवान, काहे सुबह सुबह शोर मचा रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, देखो ना, हमारी बिटिया के बाल जमीन को छू रहे हैं। बिटिया से बाल संभालना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं हमारी बिटिया के बाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर क्या वजह हो सकती है? वजह जो भी हो, पहले हमें बिटिया के बालों का कुछ करना होगा। क्यों ना हम इसके बाल नीचे से थोड़े बहुत कैंची से काट दें। ऐसा करने से बिटिया के बाल जमीन पर गिरेंगे भी नहीं और न ही बाल संभालने में कोई दिक्कत होगी। हाँ सिंड्रेला की माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम इसके बाल काट दो। अच्छा, तो फिर तुम बिटिया के बाल सावधानी से पकड़ो, मैं कैंची से काटना शुरू करती हूँ। सिंड्रेला के बाल वाकई में बहुत लंबे और घने थे। मोहन ने बड़ी मुश्किल से बालों का अंतिम सिरा पकड़ा। वहीं आरती ने कैंची लेकर सिंड्रेला के बाल बड़ी ही सावधानी से काटे, पर कटे हुए बाल जैसे ही फर्श पर गिरे वो सोने में बदल गए। ये देख दोनों पति पत्नी आरती मोहन के होश उड़ गए। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है?
मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से थोड़े बहुत बाल काट कर देखती हूँ। आखिर मेरी बेटी के बाल सोने में कैसे बदल गए। इसके बाद आरती ने जब दोबारा से सिंड्रेला के बाल काटे तो वो कटे हुए बाल जमीन पर गिरते ही सोने में बदल गए। ये सब देखकर आरती और मोहन दोनों को समझते देर नहीं लगी कि सिंड्रेला के बाल मामूली नहीं बल्कि जादुई हैं। इसका मतलब हमारी बेटी के बाल जादुई हैं। हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई है हमारी सिंड्रेला बिटिया। अब देखना हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन हमें ये बात गांव वालों से छुपा कर रखना होगा, वरना कोई भी हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो सिंड्रेला की माँ, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। अच्छा, अब ये जादुई सोने के बाल मैं सुनार की दुकान में बेच कर आता हूँ। ऐसा कहकर मोहन सोने के बालों को लेकर सुनार की दुकान पर बेच आया। उसे उन बालों की अच्छी खासी कीमत मिली। मोहन उन पैसों से घर की जरूरतों का सारा सामान ले आता है। अब जब भी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती, वो अपनी बेटी सिंड्रेला के थोड़े बहुत बाल काट लिया करते थे। कुछ दिनों बाद आरती और मोहन की जिंदगी बदल गई। वो एक आलीशान घर में रहने लगे। ये देख आस पड़ोस के लोग उनसे जलने लगे, लेकिन दोनों पति पत्नी ने अपनी बेटी के जादुई बाल की भनक किसी को भी नहीं लगने दी। लेकिन एक दिन दो नामी बदमाश जग्गा और बिल्लू शहर की पुलिस से भागते भागते उस गांव में आ पहुँचे। वो छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन दोनों को आरती और मोहन का आलीशान घर दिखाई दिया, जिसे देख दोनों आपस में बातें करने लगे। अरे यार, इस गांव में इतना आलीशान घर आखिर किसका हो सकता है? मुझे लगता है यहाँ के किसी जमींदार का होगा। इससे बढ़िया जगह छुपने की हमें कहीं और नहीं मिल सकती। चल यही चलकर रात गुजारते हैं। ऐसा सोचकर बिल्लू और जग्गा दबे पांव आलीशान घर में दाखिल हुए। उसी समय आरती अपनी बेटी सिंड्रेला के बाल काट रही थी, जो जमीन पर गिरते ही सोने में बदल रहे थे। ये नजारा देख जग्गा और बिल्लू की आंखें चमक उठी। अरे बिल्लू, तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, हमारी तो लॉटरी निकल गई। इस लड़की के बाल तो जादुई है। अब हमें छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं। अब तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। तो देर किस बात की, चलो इस लड़की को किडनैप करते हैं, फिर हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों बदमाश सही मौके का इंतजार करने लगे। फिर मोहन और आरती के सो जाने के बाद दोनों सिंड्रेला के कमरे में दाखिल हुए। उसके बाद जग्गा सिंड्रेला के मुंह पर पट्टी बांधने लगा ताकि वो शोर न मचा सके। लेकिन सिंड्रेला ने जग्गा के हाथों को काट लिया और जोर जोर से अपने माता पिता को पुकारने लगी। लगता है हमारा प्लान चौपट हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, इस लड़की को उठाकर ले चलते हैं। फिर दोनों बदमाश सिंड्रेला को जबरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। तभी चीखने चिल्लाने की आवाज सुन आरती और मोहन भी जाग गए। उन्होंने अपनी बिटिया सिंड्रेला को खतरे में देख लिया। वो उन दोनों बदमाशों का पीछा करने लगे। तभी दोनों बदमाश एक पहाड़ी के टीले पर जाकर रुक गए। उन दोनों का पीछा करते करते आरती और मोहन भी वहाँ जा पहुँचे। तभी जग्गा दोनों को धमकाते हुए बोला, मैं कहता हूँ तुम दोनों वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। बदमाशों की ये बात सुनकर आरती और मोहन दोनों बहुत डर गए। तभी वहाँ वही रंग बिरंगी चिड़िया आई और उन दोनों पर हमला करने लगी। ये चिड़िया हम पर हमला क्यों कर रही है? चल भाग यहाँ से चिड़िया, वरना तू मेरे हाथों मारी जाएगी। लेकिन अचानक वो रंग बिरंगी चिड़िया एक सुंदर परी में बदल गई। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तभी परी बोली, मैं कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। परी को अपने सामने देख दोनों बदमाश डर कर थर थर कांपने लगे। फिर वो सिंड्रेला को वहीं छोड़ देते हैं। हमें माफ कर दो परी, हमें कुछ मत करना, हम यहाँ से जा रहे हैं। चले जाओ और दोबारा लौट कर इस गाँव में कभी मत आना। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी से दोनों बदमाशों की याददाश्त मिटा दी। उसके बाद दोनों बदमाश वहाँ से भाग खड़े हुए। तभी आरती हैरान होते हुए परी से बोली, अरे आप तो एक परी हैं, फिर चिड़िया के रूप में इतने समय से हमारे घर पर थी, पर क्यों? मैं यहाँ एक चिड़िया के रूप में सिंड्रेला की सुरक्षा के लिए आई हूँ, क्योंकि सिंड्रेला कोई आम लड़की नहीं बल्कि हमारे परी लोक की राजकुमारी सिंड्रेला परी है। इसका इंसानी रूप में पुनर्जन्म हुआ है। परी लोक की राजकुमारी सिंड्रेला, लेकिन इसके लंबे बालों का क्या रहस्य है? दरअसल इंसानी रूप में जन्म लेते ही राजकुमारी सिंड्रेला की सभी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं, लेकिन सिंड्रेला के बालों की जादुई शक्ति अभी भी जिंदा है, जो कभी खत्म नहीं होगी।
तो क्या आप हमारी बिटिया को लेने यहाँ आई हैं? नहीं नहीं, सिंड्रेला अब आपके साथ ही सारी जिंदगी रहेगी। वो इस जन्म में परीलोक में नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ सिंड्रेला की रक्षा करने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहूंगी, एक साए की तरह, ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुँचा सके। परी की ये बात सुन आरती और मोहन के दिल को तसल्ली मिली और फिर उसके बाद से मोहन और आरती अपनी बेटी सिंड्रेला के साथ हंसी खुशी रहने लगे। गरीब सास की अमीर बहू। कीर्तिपुर गांव में राहुल अपनी मां अनुराधा के साथ रहता था। जब वो 10 साल का था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण पढ़ाई छोड़कर राहुल को ही घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। राहुल अपने पिता का रिक्शा चलाता था। राहुल की एक बहन थी श्वेता, जिसकी शादी के लिए राहुल ने बहुत सारा कर्जा लिया था, जिसे उतारने के लिए उसने अपना मकान बेच दिया और अब अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहता था। राहुल की बड़ी बहन श्वेता अपने ससुराल में खुश थी, जिस बात की राहुल और उसकी माँ को बहुत तसल्ली रहती थी। बेटा, श्वेता का फोन आया था, बोल रही थी कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। उसकी सास उसकी बहुत सेवा करती है। भगवान की दया से तुमने सब कुछ संभाल लिया बेटा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम बहुत जल्द मामा बनने वाले हो और मैं नानी। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं अभी श्वेता दीदी को फोन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। फिर राहुल अपनी बहन श्वेता को फोन लगाता है। उधर श्वेता फोन उठाती है। अरे दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं मामा बनने वाला हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भैया, मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। ठीक है, आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। अरे बेटा, ला मुझे फोन दे, थोड़ा मैं भी बात करूँ। दीदी, माँ आपसे बात करना चाहती है, लो बात कर लो। बेटी, तू अपना ध्यान अच्छे से तो रख रही है ना? कुछ खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अब तो बस मैं जल्दी से नानी बन जाऊं। माँ, वो तो आप कुछ दिनों में बन ही जाओगी, पर अब आप जल्दी से राहुल भैया की कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करा दो, जो घर संभाल ले अच्छे से। माँ चलो, अब मुझे फोन दे दो, मुझे रिक्शा चलाने जाना है, लेट हो रहा है, बाद में बात कर लेना। अच्छा श्वेता बेटी, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, राहुल को लेट हो रहा है। उसके बाद राहुल रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने निकल पड़ता है। रोड पर जाकर वो सवारी का वेट कर रहा था। तभी राहुल का एक साथी जो उसकी तरह रिक्शा चलाता था, किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़ी होता है। जब मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दिया हूँ तो अपना किराया तो लूंगा ही। आखिर घर परिवार मुझे भी चलाना है। भैया जी, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स पता नहीं कहाँ गिर गया, मिल ही नहीं रहा। उसमें मेरा फोन भी था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको बाद में ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे तो कैश ही चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट पर मुझे भरोसा नहीं है। ये सब देखकर राहुल वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ राजू, लड़ क्यों रहा है सुबह सुबह? देखना यार, सुबह सुबह मुझे पहली सवारी मिली और ये भी मुझे पैसे देने से मना कर रही है। अब ऐसे थोड़ी होता है, मैं अपनी मेहनत की कमाई को कैसे छोड़ दूं? कोई बात नहीं राजू, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझो। एक काम कर, बता तेरे कितने पैसे बने, मैं तुझे दे देता हूँ। 150। राहुल राजू को 150 रुपए दे देता है। फिर राजू अपना रिक्शा लेकर वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। मेरा नाम स्वाति है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। कोई बात नहीं मैडम, आपके पास जब पैसे हो मुझे पैसे दे देना। ये लीजिए मेरा नंबर। स्वाति राहुल का नंबर ले लेती है और अगले दिन उसके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है और कॉल करके उससे कहती है, मैंने आपके पैसे आपको फोन पर ट्रांसफर कर दिए हैं, चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की, वरना आजकल कौन ऐसे मदद करता है। अरे अरे कोई बात नहीं, यही तो इंसानियत होती है। ऐसे ही स्वाति और राहुल बात करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता है। स्वाति बहुत ही अमीर परिवार से थी। एक दो बार स्वाति की मुलाकात अनजाने में राहुल से हो ही जाती है। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। स्वाति को धीरे धीरे राहुल से प्यार होने लगता है। जब राहुल को पता चलता है कि स्वाति एक बहुत अमीर खानदान से है, तो वो एक दिन स्वाति को मिलने के लिए बुलाता है और उसे समझाता है।
स्वाति, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो, तुम एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो और मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। मैं रिक्शा चलाकर अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों का कोई मेल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से अब हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। ये सुनकर स्वाति भावुक हो जाती है और कहती है, राहुल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और कैसे भूल जाऊं मैं तुम्हें? ये नामुमकिन है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ राहुल। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। इतना बोलकर स्वाति रोने लगती है। स्वाति के मन में अपने प्रति इतना प्यार देखकर राहुल उसे गले लगा लेता है और कहता है, स्वाति, चुप हो जाओ, हम इस बारे में घर में बात करते हैं। राहुल इस बारे में अपनी माँ को बताता है और स्वाति अपने मम्मी पापा को बताती है और जबरदस्ती अपने मम्मी पापा को राहुल से शादी करने के लिए मना लेती है। स्वाति की जिद के आगे उनके मम्मी पापा को झुकना ही पड़ता है और फिर शुभ मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है। स्वाति का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल में बहुत गरीबी है। उसने कभी इस बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं की और उनके परिवार में बहुत जल्दी घुल मिल गई। स्वाति, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? हाँ राहुल, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिला। माँ जी बहुत अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर कुछ दिनों के लिए श्वेता अपनी माँ के घर रहने के लिए आ जाती है। ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। बताओ आपको कैसी लगी? श्वेता दीदी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सुनकर श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। सचमुच स्वाति ने कुछ ही दिनों में सबके दिल में अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। अब तो स्वाति के बिना कोई रह ही नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद श्वेता को बेटी पैदा होती है। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। सब बहुत खुश थे। फिर एक हफ्ते बाद ही स्वाति भी सबको खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर सबकी खुशी दुगनी हो जाती है। अब उस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो परिवार प्यार और स्नेह से संपूर्ण था। उसके साथ स्वाति की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। जब इस बात की खबर स्वाति के माता पिता को लगती है कि उनकी बेटी गर्भवती है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचते हैं और स्वाति का ससुराल देखकर दोनों मुंह बनाने लगते हैं। स्वाति बेटा, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। स्वाति की सास चाय नाश्ते का इंतजाम करने रसोई में चली जाती है। इधर स्वाति की माँ स्वाति से कहती है, क्या बात है स्वाति, तुम्हें इस पंखे के नीचे नींद आ जाती है क्या? और इस हालत में भी घर के काम तुम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? ये सुनकर स्वाति के पिता कहते हैं, कैसी बात करती हो स्वाति की माँ, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है? इन्हें 2 वक्त की सब्जी खाने के लिए भी सोचना पड़ता होगा। भला ये लोग क्या नौकर चाकर रखेंगे? बेटा देख, हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए अभी भी खुले हैं, तो जब चाहे हमारे घर आ सकती है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में काम वाली रख लूं, पर मैं सारा दिन घर में रहती हूँ तो छोटे मोटे काम ही कर लेती हूँ। बाकी का सारा काम मेरी सास संभाल लेती है। वो तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। और आपको तो पता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में छोटे मोटे काम कर लेना चाहिए, जिससे बच्चा फुर्तीला पैदा होता है। तभी स्वाति की सास चाय नाश्ता लेकर वहाँ पहुँचती है। ये लीजिए चाय। और स्वाति बेटी, तुम्हें मोहन की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है ना, तो मैं मोहन की दुकान से तुम्हारे लिए कचौड़ियाँ भी ले आई हूँ। बेटी, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऐसे छोटे मोटे शॉप की ऑयली फूड नहीं खाती। और स्वाति बेटा, तुम भी ये सब मत खाया करो। फल, फ्रूट, जूस ये सब खाना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं ना, आपको पता होना चाहिए इस टाइम ये कचौरियाँ वगैरह बहुत नुकसानदायक है। स्वाति की माँ स्वाति की सास को ये सब ताना कसते हुए कहती है। तभी स्वाति बोलती है, मम्मी जी आप मेरा टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ध्यान रखती है। वो तो सुबह मैंने ही इनसे कहा था कि मुझे कचौड़ियाँ खानी है, मैं इनसे जो बोलती हूँ माँ जी मुझे ला कर देती है। तभी वहाँ स्वाति की नंद श्वेता भी आ जाती है और कहती है, भाभी मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल आपको 10 बजे डॉक्टर के पास चलना है। ये सुनकर स्वाति की माँ कहती है, कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारी डिलीवरी हुई थी? कौन से हॉस्पिटल की तुम बात कर रही हो?
जी वो हमारे गांव का सरकारी अस्पताल है ना, उसमें। क्या सरकारी हॉस्पिटल? स्वाति, तुम इस हालत में सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ पता है तुम्हें कितनी गंदगी होती है। स्वाति बेटा, तुम सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए नहीं जाओगी। तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ और तुम अभी के अभी सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। पापा, अब से मेरा यही घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और आपको क्या पता, अब सरकारी हॉस्पिटल भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं रहा। मैं तो कहती हूँ कभी आप भी जाकर वहाँ अपना इलाज करवाइए। और सरकारी हॉस्पिटल में श्वेता दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और कल मुझे समय पर श्वेता दीदी के साथ हॉस्पिटल जाना है, इसलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग अभी थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? वो क्या है ना कि अभी थोड़ी देर में राहुल जी भी आ जाएंगे और उन्होंने मुझे फोन करके कहा है कि आज शाम को हमारा बाहर कहीं डिनर का प्लान है, तो शाम को हम सब बाहर डिनर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ डिनर पर चलना है तो चल सकते हैं। बाहर डिनर का कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और श्वेता अच्छे से जानते थे, पर स्वाति अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि वो यहाँ बहुत ही सुकून से रह रही है, इसलिए वो उनकी और अपमान ना करे, इसलिए वो ये सब बोलती है। स्वाति के मम्मी पापा मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। स्वाति की सास और नंद के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दोनों स्वाति को गले से लगा लेते हैं। बहू, जरूर मैंने कोई बहुत ही नेक कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बहू मिली, और तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। कुछ दिनों बाद स्वाति बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और अपने परिवार के साथ छोटे से घर में हंसी खुशी रहने लगती है।